कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कहने के लिए तो बॉलीवुड कलाकारों का जमावड़ा था। वहाँ पर फिल्म फेस्टिवल समारोह मनाया जा रहा था, लेकिन सच पूछिए तो ऐसा लगा कि वो कोई फिल्म फेस्टिवल समारोह नहीं बल्कि 2024 के लिए लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। और जो भी वहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए उसको देख करके लग रहा था कि कोई फिल्म कलाकार नहीं बल्कि सारे स्टेट्समैन आए हुए हैं। कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। अभी शाहरुख खान की एक फिल्म आने वाली है जिसका ट्रेलर रिलीज हुआ है, कुछ टीजर रिलीज हुआ है उसका, पठान का। और उस पठान फिल्म में दिखाए गए कुछ गानों पर लोगों को आपत्ति है। उसमें एक गीत है बेशर्म रंग, और उसमें भगवा रंग को बेशर्म रंग कहा गया है। अब आप बताइए, भगवा रंग सिर्फ हिंदुओं के मतलब उनके धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ रंग नहीं है, बल्कि वो हमारे तिरंगा का भी एक पार्ट है। और कोई भी रंग हो, भगवा हो या हरा हो या ब्लू हो, कोई भी रंग हो, वो बेशर्म कैसे हो सकता? बेशर्म तो तुम हो। शाहरुख खान बेशर्म है, दीपिका पादुकोण बेशर्म है, रणवीर सिंह बेशर्म है, तो ये कलाकार बेशर्म है। खुद ही देखिए, जो खुद बेशर्म है वो किसी कलर को बेशर्म करके गीत बना रहे हैं। और हम हिंदुस्तानी को मूर्खों को देखिए, उसी फिल्म को देखने के लिए मुझे पता है करोड़ों की भीड़ जाएगी, वो फिल्म हिट होगी, फिल्म देखने वाले भी कोई बाहर से नहीं आएंगे, वो हिंदुस्तान के लोग ही होंगे और उसमें बहुसंख्यक हिंदू ही होंगे। ये होती है किसी को जूते मारना और फिर उसी जूतिया को उसी को बेच देना। बेशर्म रंग कहता है शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण। बेशर्म रंग कौन सा? केसरिया, भगवा। और भगवा रंग, केसरिया रंग आपके तिरंगा का भी एक कलर है। वो अग्नि का प्रतीक भी माना जाता है, लेकिन उसी फिल्म उसी कलर को उस गीत में, उस फिल्म में बेशर्म रंग कहा जाता है। और उसके समर्थन में जो शाहरुख खान अपना जो लॉजिक देते हैं, उनका कहना है कि अभी इतना कुछ दिखाया जा रहा है, फिर भी कहते हैं कि भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर बैन लगाया जा रहा है, लोगों को अपनी बातें कहने की स्वतंत्रता नहीं है। अब पता नहीं इससे ज़्यादा कितनी स्वतंत्रता चाहिए, अब क्या चाहिए, क्या उन्हें क्या नहीं मिल रहा है, ये समझना मुश्किल है। क्योंकि ये बॉलीवुड के कलाकार एक्चुअली वो कलाकार नहीं है, एक वो नचनिए गवैये का समूह बन गया है। और हम और आप उनकी फिल्में देखकर उन्हें इतना पैसा वाला बना देते हैं और इतना लेविश लाइफ जीते हैं कि वो बहुत सारे लोगों के आदर्श बन जाते हैं। वो कहीं से भी आदर्श नहीं है, किसी कॉर्नर से आदर्श नहीं है, उनमें आप कोई खूबी नहीं देख सकते हैं। लेकिन चूंकि हम आप उनकी फिल्में देखते हैं, फिल्मों से अच्छी कमाई होती है और उस कमाई से वो लेविश लाइफ जीते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं, और उससे हम लोग को लगता है वो हमारे आदर्श है। बहुत सारे लोग उनके फैन बन जाते हैं, उनके ऑटोग्राफ के लिए उनके पीछे दौड़ते हैं, उनकी नकल करते हैं। वहीं शाहरुख खान को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है। एक दूसरे महानायक हैं, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खतरा में दिखाई देती है। वो मंच था फिल्म फेस्टिवल का, फिल्मों के बारे में बात करना चाहिए था, लेकिन ये सारे कलाकार फिल्म की बातें कम और ये अभी की जो मोदी सरकार है उस पर अटैक करते ज़्यादा दिखे। ये समझना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। एक्चुअली ये 2024 की तैयारी है। क्यों आखिर कोलकाता को ही क्यों चुना गया अभी का समय? एक्चुअली ममता बनर्जी प्रधानमंत्री, उनकी दमित इच्छा है, सप्रेस्ड डिजायर है उनकी प्रधानमंत्री बनने की, और उन्हें पता वो होता दिख नहीं रहा है। बीच में उन्होंने बहुत सा हाथ पर चलाया था, दिल्ली आई थी, दिल्ली में भी बहुत सारे नेताओं से मिली। वो चाहती थी कि लोग उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मान ले। इसी क्रम में वो कांग्रेस के नेता से नहीं मिले, राहुल गांधी से नहीं मिली। उनको लगता था कि राहुल गांधी का इस पर स्वाभाविक अधिक ये है, ज़्यादा उनका राइट बनता है। और लेकिन इसी बीच में एक नया डेवलपमेंट हो गया। नीतीश कुमार बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रहे थे, उनसे अलग होकर के वो राजद यानी लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के समर्थन में से सरकार चला रहे हैं।
और उनकी तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली जाए ताकि बिहार में मुख्यमंत्री का पोस्ट उन्हें मिल जाए। अब सब यहाँ अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, सबको अपनी पड़ी है। तेजस्वी यादव को लगता है कि अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना दिया जाए तो वो देश भर में प्रचार में निकलेंगे, फिर मुख्यमंत्री के लिए समय नहीं रहेगा और उनको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाएगा, यानी वो राष्ट्रीय जनता दल के फुल फ्लेजेड मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अभी वो उप मुख्यमंत्री हैं, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल भी बहुत ही हड़बड़ी में है। वो चाह रही है कि हाँ, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। इधर ममता बनर्जी की अपनी इच्छा है, उधर एक छोटा सा राज्य तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसी चंद्रशेखर राव, उनकी अपनी इच्छा है, वो भी इसी दौड़ धूप में लगे हुए हैं। और राष्ट्रवादी पार्टी की राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है नेशनलिस्ट पार्टी एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया हैं शरद पवार, वो तो हैं ही। यानी जितने विपक्षी पार्टी हैं, जितनी पार्टियां हैं उससे ज़्यादा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। इधर मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पहले ही घोषणा कर रखा है कि वो किसी भी पार्टी से लोकसभा में समझौता नहीं करेंगे और मोदी को टक्कर अरविंद केजरीवाल ही दे पाएंगे। यानी ये सारे के सारे प्रधानमंत्री हैं जो अपने दिल्ली में एक भी लोकसभा का सदस्य नहीं है, आम आदमी पार्टी का कोई भी लोकसभा सदस्य आज के डेट में नहीं है, लेकिन वो भी इच्छा रखते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। ममता बनर्जी सिर्फ पश्चिम बंगाल की नेता है, लेकिन वो भी उनका भी इच्छा तो कोई भी रख सकता है, रखिए, अच्छी बात है। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है कि ये सारे जो व्यवधान आ रहे हैं उसको कैसे निकालें। तो ममता बनर्जी ने इसके लिए 2024 की तैयारी करने के लिए और लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए बॉलीवुड के कलाकारों को, उन लोगों को अपने यहाँ बुलाया और कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम पर जो समारोह का आयोजन किया, उसमें जैसा कि मैंने कहा समारोह कम और वो पॉलिटिकल मंच ज़्यादा लगा सबको। उसमें इस सरकार में पहले भी एक आया था असहिष्णुता, इंटॉलरेंस, ये अवार्ड वापसी गैंग, कुछ वैसा ही अभी भी लगा। अब अमिताभ बच्चन जैसा आदमी, सोचिए, जिसको इस देश ने क्या नहीं दिया, और उसी देश के बहुसंख्यक जनता द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री उसे अच्छा नहीं लगता है? क्या वो सम्मान करने लायक हैं? और इतना भी याद रखिए कि उनका नाम एक्चुअली पनामा पेपर जो लीक हुआ था उसमें भी आया है। वो चाहते थे कि नरेंद्र मोदी उनका फेवर करें। भाई, नरेंद्र मोदी तो उस धातु के बने नहीं हैं। नरेंद्र मोदी किसी भी गलत काम का सपोर्ट कर ही नहीं सकते हैं। जब नरेंद्र मोदी से किसी ढंग का, किसी प्रकार का हेल्प उनको पनामा पेपर वाले कांड से निकलने में नहीं हुआ, तो अब वो भी दूसरा रास्ता अख्तियार किए हुए हैं। उनकी पत्नी, वो भी अभिनेत्री है, श्रीमती जया भादुरी, अब जया बच्चन, वो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा की सदस्य हैं और राज्यसभा में बहुत बढ़ चढ़ के लड़कियों का, औरतों का मुद्दा उठाती रही हैं। लेकिन उस जया भादुरी को भी शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण द्वारा अभिनीत फिल्म पठान की नग्नता पर कोई पछतावा नहीं, कोई वर्ड नहीं है उनके लिए, उनके पास कोई वर्ड नहीं है, वो उन्हें अच्छा लगता है। ये बेशर्मी है इन लोगों की। ये जो बॉलीवुड के कलाकार है, और मुझे तो पता नहीं क्या लोग क्यों देखते हैं इनकी फिल्में, देखते क्यों हैं, क्यों फिल्म देखते हैं? उनकी बेशर्मी को देखिए कि जो जया भादुरी सदन में उठ के राज्यसभा में बैठकर औरतों के अधिकार की बात करती हैं, वहीं जया भादुरी दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के बेशर्म रंग और उनकी नग्नता पर चुप लगा जाती है। उन्हें बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में दिखाई देती है। और ममता बनर्जी जब मंच पर आती हैं तो वो अमिताभ बच्चन को भारत रत्न सम्मान देने का डिमांड कर देती हैं। अब देखिए, सारे मिले हैं, एक तरफ वो इनकी तारीफ करता है, शाहरुख खान अमिताभ बच्चन को ममता बनर्जी अच्छी लग रही है, ममता बनर्जी को शाहरुख खान अच्छा लगे, अच्छी बात है, इसमें भी किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता है, कहिए, अच्छी बात है।
लेकिन आप उसके लिए वर्तमान सरकार पर बिना मतलब बिना आधारहीन आरोप लगा करके आप उसे कटघरे में खड़ा करके के और दूसरे को ऊंचा दिखाना, ये कहीं से भी इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। अगर इतना नरेंद्र मोदी के लिए क्या नहीं कहा जाता है, जो एक तुच्छ नेता है वो भी नरेंद्र मोदी को गाली कर देते हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। बोटी बोटी काटने की बात कर दी जाती है, कुत्ते की मौत मरने की बात भी कही जाती है। अभी मध्य प्रदेश का एक कांग्रेस नेता था जिसने नरेंद्र मोदी की हत्या करने की बात भी कही। लेकिन अब इससे ज्यादा आपको क्या स्वतंत्रता चाहिए? सोचना आपको है, हमको है कि ये आखिर कौन सी स्वतंत्रता इन्हें नहीं मिली हुई है। ये जो पद्मावती नाम की जो फिल्म बनाई, इतिहास का जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान है उसे पता होगा कि राजस्थान में पद्मावती नाम की कोई रानी हुई ही नहीं है। उस रानी का नाम था पद्मिनी, और जो रानी हुई नहीं उस पर इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक लव स्टोरी बना दिया, और उसमें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने उसमें एक्टिंग करके अपना वो फिल्म भी हिट कराया। अब सोचिए, जो हिस्ट्री में कहीं नहीं है। पूछिए संजय लीला भंसाली से कोई कि पद्मावती नाम का कोई कैरेक्टर खोज के ला दे, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हम आप हैं ऐसे मूर्ख हैं कि ये जो बोल देते हैं हम उसको देख लेते हैं। वो जो और देखने के लिए देखे, बात ये सही है। करीना कपूर ने एक बार कहा था कि हम किसी को बुलाने तो नहीं जाते हैं, वो हमारी फिल्में नहीं देखें। ये तो मूर्ख जनता है जो इतना कहने के बाद भी जाती है उनकी फिल्में देखने के लिए, और पता नहीं इन लोगों के फिल्मों में मिलता क्या है, क्यों देखते हैं। मनोरंजन के बहुत सारे अन्य साधन भी है। आजकल हर घर में टीवी है, आप टीवी देखिए। थिएटर में क्यों जाना है? थिएटर में जाकर इनकी फिल्मों को हम देखते हैं, उससे इनकी कमाई होती है, और ये उसके बाद ये हमें लेसन देने लगते हैं, हमें ही शिक्षा देने लगते हैं। अब जो कुछ भी हुआ है, अमिताभ बच्चन की थोड़ी हिस्ट्री भी जान लीजिए। वो भी आए थे राजनीति में, पहले आए हुए थे। जब राजीव गांधी के समय में इंदिरा गांधी का डेथ हुआ था, उनकी हत्या हुई थी, तो 1984 में इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन ने भी चुनाव लड़ा, और उस समय के कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा, जो अभी रीता बहुगुणा पहले कांग्रेस में थी, अभी भाजपा में है, उनके पिता थे। उस हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे कद्दावर नेता को अमिताभ बच्चन ने हराया था 1984 में, लेकिन राजनीति में टिक नहीं पाया, क्योंकि बोफोर्स घोटाले में शुरू में इनका भी नाम आया था, और वो राजनीति को झेल नहीं पाए, इसलिए अमिताभ बच्चन ने इस्तीफा देकर के राजनीति से संन्यास ले लिया था। जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब तक अमिताभ बच्चन को भी नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे लगते थे। याद है ना, बिताओ कुछ दिन तो बिताओ गुजरात में, ये एडवर्टीजमेंट अमिताभ बच्चन का था। नरेंद्र मोदी के कहने पर ही उन्होंने किया था। ठीक है, उसके लिए उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया था, लेकिन आखिर नरेंद्र मोदी के कहने पर कुछ दिन तो बिताओ गुजरात में वाला एडवर्टीजमेंट तो अमिताभ बच्चन ने किया था। आज वही अमिताभ बच्चन, क्योंकि पनामा पेपर से इनका नाम नहीं हटवाए, इसलिए वो इनके दुश्मन हो गए। अब इनको असहिष्णुता दिखाई देने लगी है। भारत में असहिष्णुता है, जो फिल्मों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। अब कोई बताए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता क्या है, क्या स्वतंत्रता चाहिए, किस ढंग की स्वतंत्रता चाहिए, क्या कहने को नहीं मिल रहा है, इसके आगे क्या बोलना चाहते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये है कि जब कश्मीर फाइल बनती है तो आप चुप लगा जाते हैं। वो भी फिल्म थी, आपके ही कम्युनिटी के लोग थे, वो कहीं बाहर से नहीं आए थे, कोई एलियन नहीं थे। वो भी बॉलीवुड के ही एक्टर थे, डायरेक्टर थे, अनुपम खेर भी। लेकिन चूंकि अनुपम खेर एक विचारधारा को प्रमोट करते हैं तो आपके दुश्मन हो गए। अगर किसी ने एक फिल्म बनाई और वो अभिव्यक्ति, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो चाहिए आपको, लेकिन विवेक अग्निहोत्री की स्वतंत्रता आपको नहीं चाहिए। अगर वो फिल्म बनाते हैं, कश्मीर फाइल फिल्म बना,
और उसका जो लोग विरोध कर रहे थे, क्या आपके मुंह से अमिताभ बच्चन ने या शाहरुख खान ने एक शब्द बोला? किसी ने सुना हो तो बताए कि उस समय नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत सारे और लोग भी बोलते रहते हैं। क्या इन लोगों ने कभी कहा है कि हाँ, एक प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री सबका, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है, पूरा देश का प्रधानमंत्री है। तो क्या कभी अमिताभ बच्चन को लगा कि हाँ, प्रधानमंत्री के लिए गलत शब्दों का प्रयोग हो रहा है? क्या शाहरुख खान ने कभी ऐसे वक्तव्यों का विरोध किया? राहुल गांधी, जो अपने को बहुत बड़ा डेमोक्रेट समझता है, उसने नरेंद्र मोदी को चोर बोला, चौकीदार चोर है, लोग डंडों से इनकी पिटाई करेंगे। क्या क्या नहीं कहा गया। मौत का सौदागर तो बहुत पहले की बात है। फिर भी क्या नरेंद्र मोदी ने कोई एक्शन लिया? किसी को जेल में डाला? बल्कि वो नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि आप हमें गाली दो, उसी गाली से हम सीढ़ी बनाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको संतुष्टि नहीं है। एक्चुअली है क्या, अब हम आपको बताते हैं। जो मेरी नज़र है, मेरा जो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कुछ नहीं है। ना तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है, न सेंसर बोर्ड का स्वायत्तता खतरे में है, न शाहरुख खान खतरा में है, न दीपिका पादुकोण खतरे में, न अमिताभ बच्चन खतरे में है। खतरे में है तो इन लोगों की कुर्सी, खास करके ये यूज किए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा। और इन्हें लगता है कि ये जो नग्नता परोस रहे हैं, जो लोगों को बकवास दिखा रहे हैं और लोग देख रहे हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं उठाए। कोई आपत्ति उठाए तो वो कट्टर हो जाता है, वो हिंदुवादी हो जा रहा है, वो सांप्रदायिक हो जाता है। लेकिन अगर वही नुपुर शर्मा एक उन्हीं के किताब में लिखा हुआ कोई चीज बोल दे, कुछ अपने मन से कुछ भी नहीं, उन्हीं के धार्मिक ग्रंथों में कही हुई बातों को अगर नुपुर शर्मा बोल देती है तो नुपुर शर्मा पर सर तन से जुदा का नारा लगने लगता है। फिर भी उस समय किसी को इसमें आपत्ति नहीं दिखती है। कोई एक वो खलनायक अजीत का बेटा है शहजाद, उसका देख लीजिए, उसका स्टेटमेंट, वो इतना बड़ा गद्दार है, उसके बाप को इस देश ने क्या नहीं दिया। वो भी मुस्लिम था, उसने अपना नाम हिंदू रख लिया, हिंदू बन के उस खलनायकी किया और सारे लोग उसकी एक्टिंग को सब सराहना करते थे। बहुत दिनों तक खलनायक बना अजीत। लेकिन उसी का बेटा को हर चीज, हिंदुओं के हर चीज में उसको खराबी दिखती है। ये लोग को नुपुर शर्मा के साथ जो अत्याचार हुआ, जो कानपुर में दंगा हुआ, ये बरेली में दंगा हुआ, बरेली में जो मुस्लिम ये जुमा के दिन जो रोड सड़कों पर आए, यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान अजमेर शरीफ में जो भी सरतन से जुदा करने की बात की गई, या उदयपुर में कन्हैयालाल का सरतन से उसका सर काट दिया गया, उमेश कोल्हे को मार दिया गया, ये इतना ही था। उनकी गलती क्या थी? नुपुर शर्मा को के स्टेटमेंट का उन्होंने सपोर्ट किया था, सपोर्ट भी नहीं, उसके वीडियो को उन्होंने शेयर कर दिया था और उसके लिए उनको अपनी जान देकर देनी पड़ी थी। तो नुपुर शर्मा अगर आपके धार्मिक ग्रंथ में कही हुई बात को ही रिपीट कर दे तो सरतन से जुदा का नारा लगता है। उस समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में नहीं पड़ती है। इस महानारायक अमिताभ बच्चन को नहीं दिखता है, इस गधे शाहरुख खान को नहीं दिखता है, कभी इन लोगों के मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। उस समय नुपुर शर्मा जो भी बोली और उसके विरुद्ध में जिन लोगों ने सड़कों पर तांडव मचाया, क्या कभी आपने अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान या फिल्म कम्युनिटी से किसी ने उसका विरोध करते सुना? सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि इनका एजेंडा कुछ और है। इनका एजेंडा इस सरकार को बदनाम करना है। ये रहते इस देश में है, खाते इस देश का है, कमाते इस देश से हैं, लेकिन इनका एकमात्र एजेंडा है कि यहाँ की संस्कृति को भ्रष्ट करो, यहाँ के इस कंट्री को बदनाम करो। क्योंकि जब शाहरुख खान का कपड़ा खुलवाया जाता है अमेरिका में तो खराब नहीं लगता है, लेकिन भारत में इसे सब कुछ खराब दिखता है। अभी नौटंकी देख लीजिए, अब फिल्म आने वाली है पठान, चला गया वैष्णो देवी में जाकर के देवी का दर्शन करता है और ये मूर्ख हिंदुओं को समझाता है कि हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, किसी धर्म को सम्मान नहीं करता। अगर धर्म को सम्मान करता
तो ये बेशर्म आदमी, जिसको कोई रंग बेशर्म होता है, कोई कपड़ा बेशर्म होता है कि कपड़ा लगाने वाला बेशर्म होता है, केसरिया रंग कैसे बेशर्म हो गया, कोई समझाए? लेकिन लोग देख रहे हैं, मिलियंस, करोड़ों में लोग उस फिल्म को, उस गीत को देख रहे हैं, कोई विरोध नहीं है। फिर भी इन्हें लगता है कि इन्हें स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई है। और ये इन सब मिल करके ममता बनर्जी को के हाथों में खेल रहे हैं। ममता बनर्जी एक्चुअली वो खुद, उन्हें पता है कि कोई पार्टी उनको आगे बढ़ा नहीं रहा है और उनको तो हिंदी बेल्ट में तो कोई वोट मिलने वाला नहीं है। तो ये एक माहौल बनाने के लिए फिल्मी कलाकारों का प्रयोग कर रही है, ताकि ये कहें कि अमिताभ बच्चन को भारत रत्न दे दो, और अमिताभ बच्चन बोलते कि प्रधानमंत्री की मटेरियल है, प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है ममता बनर्जी, बहुत ईमानदार नेता है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी के राज्य में बहुत सुख शांति है, बहुत टॉलरेंट है। जबकि वो कितने टॉलरेंट हैं उस समय, ये जहाँ पर बोल रहे हैं अमिताभ बच्चन की हाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में, उन्हें शायद पता नहीं कि वहाँ के पंचायती चुनावों में लोगों को नॉमिनेशन भरने की आज़ादी नहीं है। जिन्होंने भाजपा को वोट दिया उनका मार कर पेड़ पर लटका दिया जाता है, उनके घरों को फूंक दिया जाता है। लाखों लोग वहाँ से घर बार छोड़ करके असम और त्रिपुरा में शरण लेने चले गए, और वहाँ बैठ करके आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करती है। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, थोड़ी शर्म करो। महानायक तो दे दिया था, जिस जनता ने आपको महानायक बनाया है, वही जनता आज कह रही है कि आप महानायक नहीं, आप महानालायक हो। महानालायक अमिताभ बच्चन, यही सेंटेंस है। अगर आपको अभी के समय में भी अगर आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में दिखाई देती है तो आप महानालायक ही हैं।